सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। आजादी की अमृत गाथा के 48वें 49वें अंक में मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी आरजेएस टीजेपीएस केबीएस के सम्मिलित परिवार सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से सभी को अभिवादन करती हूँ तथा आरजेएस परिवार के द्वारा चलाया जा रहा सकारात्मक अभियान के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आरजेएस सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत आरजेएस परिवार अपने महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को सदा ही याद रखती है और लोगों को प्रेरित भी करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने पुरखों का सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करना चाहिए। उनके योगदान को याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। इनके आशीर्वाद के बगैर न तो व्यक्ति का और न ही देश का विकास और कल्याण हो सकता है। इस सोच की अभिप्रेरणा के लिए मैं आरजेएस परिवार के प्रति आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी सचिंद्रनाथ सान्याल जी को स्मरण करती हूँ और उनके पुण्यतिथि जो 7 फरवरी को है उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सचिंद्रनाथ का शुरुआती जीवन देश की राष्ट्रवादी आंदोलनों की परिस्थितियों में बीता। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद खड़ी हुई ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी लहर ने उस समय के बच्चों और नवयुवकों को राष्ट्रवाद की शिक्षा व प्रेरणा देने का महान कार्य किया। सचिंद्रनाथ सान्याल और उनके पूरे परिवार पर इसका प्रभाव पड़ा। इसके फलस्वरूप ही चापेकर बंधुओं की तरह सान्याल बंधु भी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादी धारा के साथ दृढ़ता के साथ खड़े रहे। सचिंद्रनाथ के पिता की मृत्यु 1908 ईस्वी में हो गई थी। उस समय उनकी आयु 12 वर्ष ही थी। इसके बावजूद सचिंद्रनाथ न केवल देश की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध होकर स्वयं आगे बढ़ते रहे अपितु पिता के समान ही अपने तीनों भाइयों को भी इसी मार्ग पर ले चलने में सफल रहे। काले पानी की सजा के दौरान अपने क्रांतिकारी जीवन और समकालीन क्रांतिकारियों के जीवन एवं गतिविधियों पर लिखी अपनी पुस्तक बंदी जीवन की भूमिका में सचिंद्रनाथ ने स्वयं लिखा है कि जब मैं बालक ही था तभी मैंने संकल्प कर लिया था कि भारतवर्ष को स्वाधीन किया जाना है। इसके लिए मुझे सामरिक जीवन व्यतीत करना है। इसी उद्देश्य को अपनाकर सचिंद्रनाथ वैचारिक एवं व्यावहारिक जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। सचिंद्रनाथ सान्याल बनारस के क्वींस कॉलेज में अपने अध्ययन काल में ही काशी के प्रथम क्रांतिकारी दल का गठन 1908 ईस्वी में किया था, जबकि 1913 ईस्वी में फ्रेंच बस्ती चंदन नगर में सुविख्यात क्रांतिकारी रास बिहारी बोस से उनकी मुलाकात हुई। कुछ ही दिनों में काशी केंद्र का विलय चंदन नगर दल में हो गया। काशी उत्तर भारत में क्रांति का केंद्र बन गई। 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारियों का विदेशों से आगमन होने लगा था। सत्येंद्रनाथ को सिखों से संपर्क करने के लिए रास बिहारी बोस ने पंजाब भेजा था संगठन के कार्य हेतु। अंग्रेजों को भगाने के लिए कई तरह की योजनाओं को ये लोग बनाते थे, जिसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, फिर भी इनके हौसला पस्त नहीं हुआ। कितनों को फांसी पर चढ़ना पड़ा। चारों ओर धरपकड़ शुरू हो गई। रास बिहारी काशी लौटे, नई योजना बनने लगी। तत्कालीन होम मेंबर सर रेजिनाल्ड क्रेडक की हत्या के आयोजन के लिए सचिंद्र को दिल्ली भेजा गया। यह कार्य भी असफल रहा। रास बिहारी को जापान भेजना तय हुआ। 12 मई 1945 ईस्वी को गिरजा बाबू और सचिंद्रनाथ सान्याल ने उन्हें कलकत्ते के बंदरगाह पर छोड़ा। 2-3 महीने के बाद काशी लौटने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर षड्यंत्र मामले में उन्हें आजीवन काले पानी की सजा मिली। वे 2 बार पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल में काला पानी की सजा काटते रहे। क्षय रोग से संक्रमित होने पर इन्हें गोरखपुर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया था। यहीं पर उनकी मृत्यु 7 फरवरी 1942 ईस्वी को गोरखपुर जेल में हो गई थी। इनके भाई जतेंद्रनाथ और संजीव सान्याल ने भी देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारी की भूमिका में योगदान करते रहे थे, जबकि उनके भाई संजीव सान्याल एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और अर्थशास्त्री थे। अंत में मैं आरजेएस परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि सचिंद्रनाथ सान्याल जी को अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कठिन परिश्रम, कारावास और फिर चिंताओं से ग्रस्त क्षय रोग से अपना दम तो तोड़ दिया था, लेकिन अपने पीछे असंख्य यादें और हिम्मत को बढ़ाने वाली ताकतों को प्रेरित करने वाले
कारक को छोड़ चिर निद्रा में सो गए ऐसे शख्सियत को मैं नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। जय भारत, वंदे मातरम। आज़ादी की अमृत गाथा के 48वें 39वें श्रृंखला के अंतर्गत मैं डॉक्टर मुन्नी कुमारी RJS TJPS KBS के सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार से आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ तथा राष्ट्रीय संयोजक उदय मन्ना जी के प्रति सहृदय आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके सौजन्य से देश का पहला सर्वोत्तम सकारात्मक आंदोलन, जिसके माध्यम से सकारात्मक वातावरण बनाकर देश की युवा पीढ़ी सहित आवाम को, बुजुर्गों, महापुरुषों को सम्मान देने की परंपरा को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। यह एक सकारात्मक प्रयास है, इसकी सराहना करती हूँ, स्वागत करती हूँ। साथ ही महान कवि प्रदीप जी को उनके जन्म दिवस 6 फरवरी पर उनको सत सत नमन करती हूँ। 6 फरवरी 1915 ईस्वी में मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्म लेने वाले कवि प्रदीप का असली नाम रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी था। लिखने पढ़ने का संस्कार उन्हें उनके घर में ही मिला। जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की लपटें तेज हो रही थी, रामचंद्र के भीतर भी उमर घुमर के एक प्रदीप आकार ले रहा था। क्योंकि उस दौर को अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचारों को उन्होंने देखा था, इसलिए वो सारी चीज़ें उनकी रचनाओं में बहुत मजबूती से शामिल है। अपनी रचनाओं का जब वो पाठ किया करते थे, लोग उन्हें बड़ी तन्मयता से सुनते थे, क्योंकि उनका कंठ बहुत सुरीला था। उनकी पहचान 1940 में रिलीज हुई फिल्म बंधन से हुई। इनके गीत भाईचारा, देश प्रेम की सही समझ पैदा करते हैं। दुर्योग है कि आज जब देशभक्ति को लेकर तमाम तरह के भ्रम और अटकलबाजियों का दौर चल रहा है, तब कवि प्रदीप के लिखे गीत ए मेरे वतन के लोगों, साबरमती के संत, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, देश प्रेम की सही समझ पैदा करते हैं। इनके गीतों का सार देश और उसकी भक्ति है। उन्होंने समाज में एकता पर सबसे अधिक जोर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के प्रयास से कवि प्रदीप को दादा साहब फाल्के अवार्ड हासिल हुआ। आज के इंसान को ये क्या हो गया, गीत आदमी को सोचने को विवश करता है। सन 1963 में फिल्म अमर रहे प्यार रिलीज हुई थी। इस फिल्म के लिए प्रदीप जी ने आज के इस इंसान को ये क्या हो गया गीत लिखा, जो कमोवेश आज की स्थितियों का सही आकलन है। ये मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के फिर न आए। आज़ादी के बाद से कवि प्रदीप की ये पंक्तियां गीतों का सिरमौर बनी हुई हैं। कवि प्रदीप यानी शब्दों की आकाश गंगा में एक चमकता हुआ सितारा। उनकी ये पंक्तियां नस नस में देशभक्ति का जज्बा जो पैदा करती हैं और सही रास्ते के चयन का मार्ग दी है। 1962 के भारत चीन युद्ध में हार गए भारतीय लोगों के हौसला को बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से फिल्म जगत के लोगों से यह अपील की गई कि भाई आप लोग ही कुछ करिए, कुछ ऐसी रचना करिए कि पूरे देश में एक बार फिर से जोश पैदा हो और चीन से मिली हार के गम पर मरहम लगाया जा सके। उसके बाद प्रदीप जी ने यह गीत लिखा, जिसे स्वर कोकिला लता जी ने अपनी आवाज़ दी। उस समय प्रधानमंत्री नेहरू जी भी मौजूद थे, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। कवि प्रदीप ने इस गीत का राजस्व युद्ध विधवा कोष में जमा करने की अपील की। आज भी यह गीत जब बजता है, लोग ठहर जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा, यही पैगाम हमारा। 1959 में बनी फिल्म पैगाम के गीत को कवि प्रदीप ने ही लिखा था। 1943 की सुपर डुपर हिट फिल्म किस्मत के गीत दूर हटो ये दुनिया बालो, हिंदुस्तान हमारा है ने उन्हें देशभक्ति गीत के रचनाकारों में अमर कर दिया। गीत के अर्थ से क्रोधित तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उनकी गिरफ्तारी के आदेश भी दिए। इससे बचने के लिए उन्हें भूमिगत भी होना पड़ा था। उन्होंने 71 फिल्मों के लिए 1700 गीत लिखे। वतन पर मर मिटने वाले जज्बा पैदा करने वाले इस गीतकार को भारत सरकार ने सन 1997-98 ईस्वी में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। जब जब हम गंगा जमनी तहजीब पर, भारत की सांस्कृतिक विविधता पर बात करेंगे, तब तब कवि प्रदीप की रचनाओं से प्रेरणा लेनी होगी। 11 दिसंबर 1998 ईस्वी को 83 वर्ष की उम्र में इस महान कवि का मुंबई में देहांत हो गया।
उनके लिखे कालजयी गीतों और कविताओं का आकर्षण उस जमाने में भी था, आज भी है और हमेशा बरकरार रहेगा। ऐसे महान अमर हस्ती को आरजेएस परिवार की ओर से मैं सत सत नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए।